हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है संदीप बागला जी, जो सीईओ है ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के। तो थोड़ी सी बातचीत करेंगे उनसे रिगार्डिंग ट्रस्ट म्यूचुअल फंड, अबाउट ग्लोबल मैक्रोज एंड इंडियन सिनारियोज। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सर, थैंक यू। हमारे साथ थैंक यू सो जुड़ने के लिए मच। और आपका इम्पोर्टेंट टाइम हमें देने के लिए। बिल्कुल, माय प्लेजर। जी। थोड़े सवाल है कि बिल्कुल। जो आपसे पूछना चाहेंगे, तो इन्वेस्टर के बेनिफिट के लिए हाउ करंट मार्केट सिनारियो, हाउ इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल एज वेल एज इंडियन। बट शुरुआत करना चाहूँगा आपकी फिनेंस इंडस्ट्री की जर्नी के बारे में, फ्रॉम योर एजुकेशन टू ट्रस्ट म्यूचुअल फंड। ओके, सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। I studied economics in Presidency College, Calcutta, and then did my MBA from XIM Bhubaneswar. I joined ITC Classic Finance, which got merged with ICICI Limited. ओके। तो ICICI Limited में हम लोग ICICI सेफ्टी बॉन्ड बेचते थे। फिर मैंने कॉर्पोरेट बॉन्ड ट्रेडिंग डेस्क शुरू की वहाँ पे। ABN AMRO सिक्योरिटीज़ में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कॉर्पोरेट बॉन्ड ट्रेडिंग की। फिर म्यूचुअल फंड ज्वाइन किए। रिलायंस म्यूचुअल फंड का काफ़ी ग्रोथ किया। कॉर्पस 5,000 करोड़ से 25,000 करोड़ लेके गए। ओके। फिर प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड AIG म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया। AIG went globally bankrupt in 2008. हम्म। I had left 2 months before that and I joined ICICI Securities, ओके। जो इंडिया की सबसे बड़ी बॉन्ड ट्रेडिंग कंपनी है। जी। फिर मैं ट्रस्ट ग्रुप ज्वाइन किया, जहाँ पे मैं FIIs और PMS मैनेज करता था। ओके। फिर 5 साल पहले हमने म्यूचुअल फंड की तैयारी शुरू की और हम्म। 2021 में हमने ट्रस्ट म्यूचुअल फंड की पहली स्कीम लॉन्च की और हमने फिक्स इनकम से स्टार्ट की। हमारे अभी 6 फिक्स इनकम स्कीम्स हैं और अभी हम इक्विटी म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम्स लॉन्च करने वाले हैं। ओके। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आप ट्रस्ट ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे, तो वो तकरीबन कितने साल तक था बिफोर म्यूचुअल फंड? तो मैं ट्रस्ट ग्रुप में 9 साल से हूँ। ओके। तो 4 साल पहले ट्रस्ट ग्रुप में काम कर रहा था, फिर म्यूचुअल फंड में। जी। ट्रस्ट ग्रुप इटसेल्फ करीब 23-24 साल पुराना ग्रुप है। इट इज़ प्रमोटेड बाय नीपा एंड उत्पल सेठ। जी। नीपा इज अ रैंक होल्डिंग चार्टेड अकाउंटेंट, उत्पल इज अ रैंक होल्डिंग CFA. Utpal Seth is also the partner of Rakesh Jhunjhunwala. जी। He is also the CEO of Rare Enterprises. जी। So they are managing the family office of Rakesh ji and Utpal Seth for the last 20-25 years. He's a reputed investor in private equity, public equity, जी। and he's the mentor for the group as a whole, and he's a board member हम्म। of our AMC. जी। NIPA is also a board member in the AMC. The idea is to get their cumulative wisdom and experience हम्म। into the mutual fund process of investments. जी। So while they are not involved in the day-to-day management of the mutual fund, हम्म। but we do appreciate their inputs जी। in our policies. जी। अ, अगला क्वेश्चन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में है। एट प्रेजेंट 45 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड कंपनीज इंडिया में ऑपरेट कर रही है, एंड ट्रस्ट म्यूचुअल फंड बीइंग अ न्यू एंट्रेंट। तो दो चीज़ जानना चाहेंगे कि फिलोसॉफी वाइज क्या अलग है, और प्रोसेस के टर्म्स में क्या अलग देखने को मिल सकता है? देखिए, फिलॉसफी वाइज हम ट्रू टू लेवल रहना चाहते हैं। जी। तो अभी काफ़ी सारी स्कीम्स हो गई हैं मार्केट में, थोड़ा कंफ्यूजन अभी भी है। जी। तो हम चाहते हैं कि जो बेसिक स्कीम्स हैं हम उनको लॉन्च करें और उनको ऑनेस्टली मैनेज करें। जी। जो हमारा एक्सपर्टीज़ है, हम्म। एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक मैनेज करें। जी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि फिक्स्ड इनकम में हमने जब स्टार्ट किया, हमने क्रिसिल से टाई अप किया। हम्म। हम जिस किस कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हैं, क्रिसिल हमको एक यूनिवर्स देता है, उस जी। यूनिवर्स में वो कंपनी होनी चाहिए। ओके। हम उस कंपनी की रेटिंग्स देखते हैं, लास्ट 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, मार्केट में लिक्विड है कि इनलिक्विड है वो देखते हैं और फिर उस पर इन्वेस्ट करते हैं। जी। टू गिव एन एग्जांपल, 220 अगर ट्रिपल ए रेटेड कंपनीज हैं हम्म। तो हम केवल 60 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। ओके। और जब क्रिसिल ने बैक टेस्ट किया हमारा पोर्टफोलियो स्टाइल, तो ये मालूम पड़ा कि जब 2018 में वर्स्ट क्रेडिट क्राइसिस थी, उस टाइम पे भी हमारी पद्धति को हम अगर फॉलो करते जी। तो केवल 5 कंपनीज में 5 साल में एक सिंगल रेटिंग डाउन नहीं हुआ नॉच है। डाउनग्रेड हुआ था। जी। और कोई भी जो कंपनीज डिफॉल्ट की वो हमारी पोर्टफोलियो में नहीं थी। जी। तो हमारा काफ़ी सिस्टमिक वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है।
और जी। वही सिस्टमेटिक वे हम इक्विटी में भी लाना चाहेंगे। जी। सिस्टमेटिक भी है और ट्रांसपेरेंट भी। जी। तो यही हम चाहेंगे कि हम इक्विटी में भी इसको हम अडॉप्ट करें। राइट। जैसे सर आपने बताया ट्रस्ट ग्रुप काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा संभालते हैं, तो ग्लोबल मैक्रोज आपको क्या लग रहे हैं अलग अलग मेजर कंट्रीज के? तो ग्लोबल मैक्रोज की बात देखें तो हम इंटरेस्ट रेट यूएस की बात करते हैं पहले। यूएस इज द जी। मदर मार्केट। ट्रू। तो यूएस में ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग है। राइट। 2008 से यूएस फेड ने फेडरल रिजर्व ने लिक्विडिटी बहुत छापी है। $400 बिलियन जो था लिक्विडिटी, उनकी बैलेंस शीट भर के अब $9 ट्रिलियन हो गई है। सिमिलरली ईसीबी और बैंक ऑफ जापान ने भी बहुत लिक्विडिटी क्रिएट की है। जी। वो पैसा सिस्टम में घूम रहा है, जी। which is the reason why commodity prices have gone up, equity Hmm. prices have gone up, cryptocurrencies went up, NFTs came up. हम्म। अब वो लिक्विडिटी टाइटनेस शुरू हुई है। जी। इंटरेस्ट रेट यूएस में जीरो से बढ़ के 5% हो गए हैं। ट्रू। अभी भी ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है यूएस में। तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि इस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए यूएस को एक और राउंड ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक्स करना पड़े। जी। और यूएस फेड अभी वेट कर रहा है कि शायद इकोनॉमी वीकनेस आए, बट जॉब मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट और ग्रोथ मार्केट में यूएस इज नॉट स्लोइंग डाउन। ओके। इंडिया ग्रोथ इज वेरी स्ट्रांग, द डेमोग्राफिक डिविडेंड इज वेरी 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 एविडेंट राइट नाउ। ट्रू। Political scenario is stable, regulatory environment is stable, so growth is coming and Indian stocks are going up. Last 7-8 years, Indian stocks have been going up, and returns of small cap funds in the last 5 years has outperformed large cap returns by almost 8%, giving a return of 20%. Now, one might feel that there is an irrational exuberance. In fact, Kotak has come out with a report also recently. But the fact is that the money flow is strong. True. And sometimes markets tend to go ahead. Right. वैल्यूएशन बढ़ जाती है कई बार। हाँ। मार्केट थोड़ा आगे भाग जाता है और वैल्यूएशन को 1 साल 2 साल लगता है कैचअप करने के लिए। तो हो सकता है मार्केट में टाइम करेक्शन हो जी, बट कोई बहुत बड़ा प्राइस करेक्शन मुझे नहीं लगता है। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर नहीं गए ग्लोबली और ब्रेंट प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गए जी, तो मेरे को नहीं लगता है बहुत बड़ा प्राइस करेक्शन आएगा जी। मार्केट के बारे में क्वेश्चन है, बट उसके पहले इंडिया एज अ ग्रोथ स्टोरी, इंडिया में गवर्नमेंट भी जिस तरह से जबरदस्त एक्सपेंडिचर कर रही है इन द डिफेंस सेक्टर, इन द कंस्ट्रक्शन, वेरियस सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम्स भी है, तो ग्लोब के बाकी कंट्रीज से इंडिया में ये किस तरह से एडिशनल बेनिफिट कंट्री को दे सकता है इन टर्म्स ऑफ मार्केट? देखिए, अभी 1-2 चीज़ें तो ये हुई है कि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स थे, स्पेशली वेस्ट के, यूएस कंपनीज के और वेस्टर्न कंट्रीज के जी, वो चाहते हैं कि चाइना से डाइवर्सिफाई करके वो दूसरे देशों में जाएं जी। इंडिया में जो पॉपुलेशन है और जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है उससे काफ़ी क्लियर है कि इंडिया में ये मैन्युफैक्चरिंग आ सकती है जी। इंडिया में अभी तक वो मैन्युफैक्चरिंग का माहौल नहीं था, एनवायरनमेंट नहीं था, इकोसिस्टम नहीं था जी। अब वो आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। इंडिया में आप सोचिए, एक चीज समझ लीजिए कि जो भी होता है काम धीरे होता है लेकिन वो लंबे समय तक चलता है। ट्रू। तो हो सकता है कि अभी तुरंत फायदा नहीं हो रहा हो, बट आई थिंक ट्रेंड ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि लंबे समय तक इंडिया को ये फायदा रहेगा जी। और ये ग्लोबल जो चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है इन प्रेफरेंसेस, वो इंडिया को फायदेमंद रहेगा। इंडिया की जो मिडिल क्लास है, जो इन्वेस्टिंग क्लास है, वो हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 10 साल में काफ़ी बढ़ जाएगी। और हमारे जो नौजवान हैं, जो नए पीढ़ी है जी, उनकी इनकम भी बढ़ेगी, उनका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। ट्रू। एंड अभी हमारी एवरेज एज शायद 27-28 साल की है जी, तो नेक्स्ट 10 साल तक वो डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया को मिलता रहेगा, जो बाकी किसी कंट्री में नहीं है, विच इज़ वाई हमारी ग्रोथ रेट अभी 6.5% है और वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट है जी। तो आप ये कहना चाहते हैं इंडिया इज वन ऑफ द आउटलायर इन द होल? इंडिया इज एन आउटलायर और इंडिया एक स्वीट स्पॉट में है जी। और कोई हम पॉलिटिकल गलती नहीं करें हाँ, और रेगुलेटरी मिस्टेक्स नहीं करें और कोई बहुत बड़ा शॉक नहीं आए बाहर से जी, तो हमारी ग्रोथ स्टोरी स्लो एंड स्टडी बढ़ती रहेगी एंड एक कंपाउंडिंग इफेक्ट भी मिलेगा हमको, और एक इंडिया में जो गुड गवर्नेंस है जी, उसका भी फायदा मिलेगा स्टॉक मार्केट जी।
आप जैसे काफ़ी सालों से मार्केट से जुड़े हुए हैं, 10 साल पहले का मार्केट और आज का मार्केट मैच्योरिटी में काफ़ी फ़र्क आया है। छोटा इन्वेस्टर भी आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में बात कर रहा है थ्रू एसआईपी, थ्रू लमसम इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा आपने क्या बहुत बड़ा शिफ्ट देखा हुआ है इन द माइंडसेट? आई थिंक बहुत बहुत ही ज़्यादा शिफ्ट हो गया है। जो पैसे पहले 10 साल पहले अगर आप स्टॉक बेचते थे 15 दिन तक, 20 दिन तक, 1 महीने तक नहीं आता था, जी। आज T+1 आ रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं T+1 आवर की बात कर रहे हैं, ओह, तो 1 घंटे में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। राइट। आज जो हम यूपीआई देख रहे हैं, कनेक्टिविटी देख रहे हैं, हाँ। जो जियो ने किया है, जी। गांव गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी है और डेटा भी यूज कर रहे हैं लोग। वो आई थिंक बड़े कंट्रीज में अनथिंकेबल है। जी। इन्वेस्टर्स को ये समझ में आ गया है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी स्ट्रांग है, और आप 3 साल, 5 साल, 10 साल तक बने रहें तो आपको प्रॉपर वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। ट्रू। आज म्यूचुअल फंड्स ने, पहले ये था, माना जाता था कि आपको अगर निवेश करना है तो आपके पास एक बड़ी पूंजी होनी चाहिए। जी, आज आप 100 रुपये, 500 रुपये का भी एसआईपी कर सकते हैं। जी। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, और ये इसका बेनिफिट अब आएगा, जी। जो हम कहते हैं बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग और Right. मल्टीपल फैक्टर्स। ये अभी हम लोग नेक्स्ट 10 साल तक देखेंगे। जी। अब आते हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। बिल्कुल। अभी तक डेट ऑफरिंग्स ही लॉन्च हुए हैं, क्योंकि वो हमेशा एक बेस प्रोवाइड करता है। थोड़ा डेट ऑफरिंग्स के बारे में बताइए कि क्या यूनिकनेस है और हाउ दे आर प्लेस्ड इन करंट सिनेरियो। तो हमारे डेट म्यूचुअल फंड्स में हमने काफ़ी स्ट्रक्चर्ड मेथोलॉजी यूज़ की है। जैसे मैंने बताया, क्रिसिल के साथ पार्टनरशिप की, क्रिसिल के साथ एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पे हमने अग्री किया जी। कि जो ओनली AAA रेटेड कंपनीज जो बहुत स्टेबल है, हम उनको उनमें ही इन्वेस्ट करेंगे। जी। हम अगर लिक्विड फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म पेपर्स भी इन्वेस्ट करते हैं, तो उनकी A1+ शॉर्ट टर्म रेटिंग होती है। जी। हम लोग उसके बियॉन्ड जाते हैं और हम लॉन्ग टर्म AAA में ही इन्वेस्ट करते हैं। राइट। तो इवन व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग इन शॉर्ट टर्म पेपर्स, हम लॉन्ग टर्म रेटिंग देते हैं। क्रिसिल को हमने बोला कि हमारे लिए कस्टमाइज इंडेक्स बनाएं। तो क्रिसिल, आप जैसा जानते होंगे कि बेंचमार्किंग के लिए हाँ, इंडेक्स देती है। जी। क्रिसिल हमारे लिए कस्टमाइज बेंचमार्क बनाती है, जो हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से उपयुक्त। ओके। हमने सेबी को जाके बोला कि हमको परमिशन दी जाए कि ये सिंस हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी ज़्यादा डिफरेंट है, जी। आप हमको अलाउ कीजिए कस्टमाइज इंडेक्स बनवाने के लिए। जी। सेबी ने सबको अलाउ कर दिया है, और शायद हमारा म्यूचुअल फंड एकमात्र म्यूचुअल फंड है हाँ। जो इस पद्धति को फॉलो करता है। जी। वो इंडेक्स कैसे डिफरेंट है? जिस कंपनी के बॉन्ड्स ज़्यादा है मार्केट में, उसको ज़्यादा वेट मिलना चाहिए। जी। जैसे इक्विटी में जिसकी मार्केट कैप ज़्यादा है, सही। इसको कहते हैं ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स। ट्रू। ये ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स हम यूज करते हैं, और ये पहले इंडिया में नहीं यूज कर रहे थे, लिक्विडिटी बेस्ड इंडेक्सेस थे। ओके। तो ये कॉन्सेप्ट हम बॉन्ड मार्केट को इंडिया में पहली बार लेके आए हैं, और जी। सेबी ने भी इसको हमको अलाउ किया है, जी। और इन्वेस्टर्स ने भी इसको सराहा है। जी। तो हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हमें पैसा देते हैं और आपको पता नहीं कि वो हमारे आपके लिए ब्लैक बॉक्स नहीं होना चाहिए। Very आपको true. समझ में आना चाहिए कि हम एक नई स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी में, जी। एक स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी में, जिसको हम खुद पढ़ सकें, जी। फील कर सकें, आपको समझा सकें, आप अपने इन्वेस्टर्स को समझा सकें। राइट। तो ये ट्रांसपेरेंसी हम लाना चाहते हैं, ये स्ट्रक्चर लाना चाहिए, स्ट्रक्चर थॉट प्रोसेस लाना चाहते हैं। जी। और जो हम सोचेंगे वही हम बोलेंगे और वही हम करेंगे। तो एब्सोल्युटली। ये इंटीग्रिटी हम लाना चाहते हैं इन फंड मैनेजमेंट। तो समिट अप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे आपने बताया, ट्रू टू लेबल हम बनना चाहते हैं, बिल्कुल, आउटलायर बनना चाहते हैं, और जो भी प्रोसेस सेट हुई है हम उस उसको हिसाब पूरी से तरह से फॉलो करेंगे। एब्सोल्युटली। एक मार्केट के रिलेटेड जो लोग काफी बॉन्ड मार्केट से जुड़े हुए हैं वो ये लोग फॉलो करते हैं, और आज मैंने देखा कि 2 इयर्स का जो बॉन्ड है इंडिया का, वो 7.17 के अराउंड क्लोज हुआ है। करेक्ट। और 10 इयर्स का जो बॉन्ड है 7.15 के ऊपर क्लोज हुआ है। तो जो हम यील्ड कर्व बोलते हैं, काफ़ी इन्वेस्टर्स के बारे में ये शब्द नया है, बट जितने लोग मार्केट में है वो यील्ड कर्व के बारे में जानते हैं। तो यील्ड कर्व फ्लैट होना शुरू हो गया है, तो कहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, इन द शॉर्टर एंड और एट विच एंड? देखिए, अभी मेरा मानना है कि इन्फ्लेशन इज लाइक अ जीनी जो बॉटल से निकल चुका है। अच्छा। और अभी थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो ये शायद वो एक बहुत बड़ा फुल फ्लेजेड जीनी बन जाए। आपने 15 साल तक हमने ग्लोबली लिक्विडिटी का को हमने रोका नहीं है।
हाँ। और ये अजम्पशन था कि लिक्विडिटी डज नॉट क्रिएट इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन आ गया है, अब इन्फ्लेशन हमारे मुंह के सामने है। हाँ। तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि आने वाले 6 महीने वाले में जी। इन्फ्लेशन और ऊपर रहे, नीचे तो नहीं आएगा। जी। तो लिक्विडिटी इजी नहीं होगी। जी। तो इसलिए मेरा मानना है कि आई थिंक इन्फ्लेशन इज अ मेजर वरी। और हमें जब जब यील्ड कर्व फ्लैट हो जाता है तो लोगों का मानना ये होता है कि अब शायद रिसेशन आए। हाँ। बट रिसेशन तो नहीं आने वाला है। मेरे ख्याल से यील्ड कर्व स्टीपन होगा और मेरे ख्याल से जो लॉन्गर एंड के बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड्स ऊपर जाएगी। क्योंकि हमने ये देखा है कि जो भी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है उससे 2 से 250 बेसिस पॉइंट ऊपर 10 ईयर यील्ड ट्रेड करता है। जी। तो अभी हम अगर 5% एज्यूम कर रहे हैं इन्फ्लेशन, तब भी 10 ईयर यील्ड कम से कम 7.5% होनी चाहिए। जी। और अगर वो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ गया हाँ, तो 10 ईयर यील्ड कैन गो हायर। यस। तो एक कर्व शिफ्ट हो सकता है वो। कर्व शिफ्ट हो सकता है, शायद शॉर्ट एंड ऊपर नहीं जाए बिकॉज आरबीआई इंक्रीज नहीं करेगी रेट। हाँ। लेकिन लॉन्ग एंड एक्सपेक्टेशंस अगर जी। तो जो शॉर्ट एंड रेट होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं कि आरबीआई की पॉलिसी रेट क्या है, लिक्विडिटी कैसी है। एब्सोल्युटली। जो लॉन्ग टर्म रेट होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन क्या है। जी। जी। तो इसलिए यील्ड कर्व कभी स्टीप भी हो सकता है, हाँ। फ्लैट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। जी। अब जो ऑफरिंग्स हमारे पास नहीं है तो उसके बारे में थोड़ा गाइडेंस हम जानना चाहेंगे कि आने वाले 1 साल में क्या क्या इक्विटी या हाइब्रिड स्पेस में नए फंड ऑफरिंग का प्लान आपका है। देखिए हमारे पास अभी स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कोई भी इक्विटी स्कीम नहीं है। जी। हमारे पास आर्बिट्राज फंड भी नहीं है। जी। हमारे पास हाइब्रिड स्कीम्स भी नहीं है। तो हमारी इक्विटी टीम तैयार हो रही है। जी। 1 से 3 महीने में पूरी इक्विटी टीम तैयार होकर हमारे ऑनबोर्ड हो जाएगी। ग्रेट। उसके बाद मोस्ट लाइकली हम एक सबसे पहले फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च करेंगे। क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी होती है कि हमारे फंड में इन्वेस्ट करे तो शायद थोड़ा अल्फा जनरेट हो जाए। जी। फिर शायद हम आर्बिट्राज फंड और जो बैफ है जी। उसको हम लॉन्च करेंगे। जी। और फिर शायद एक और इक्विटी फंड। तो 2 साल में 4 इक्विटी रिलेटेड फंड्स हम जी। एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमसे। और ये जो है स्टार्टर फंड्स है कि किसी को भी एंट्री लेने में ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं होती है। जो फ्लेक्सी कैप है, बैफ है, बिल्कुल। और उसमें एक कस्टमर की डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा रहती है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन ये है, दो हमारे पास इक्विटी ऑफरिंग्स नहीं है, बट आपके हिसाब से इंटरनल रिसर्च के हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस आपको क्या लग रहा है? क्योंकि पिछले 6 महीने में जो रैली चली है तो काफ़ी लोगों का ये मानना रहता है कि ये हो गया, आगे क्या हो सकता है। तो वैल्यूएशंस कंफर्ट आपका क्या कह रहा है? देखिए सितंबर में फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा। और बाकी आपको अक्टूबर से लेके अगस्त तक भी नहीं करना चाहिए। ओके। तो फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना ये मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। जी। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स देखें और हमें अज्यूम करें कि मार्केट्स आर मीन रिवर्टिंग, तो मिड कैप और स्मॉल कैप्स के वैल्यूएशंस काफ़ी हद तक बढ़े हुए हैं, स्ट्रेच्ड हैं। स्मॉल कैप हम इसलिए कहते हैं कंपनीज को बिकॉज उनके पास वो मैनेजमेंट बैंडविड्थ नहीं होती है, मार्केट में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है। जी। जब हम स्मॉल कैप कहते हैं तो हमको वो आसार आता है कि छोटी कंपनी है। हाँ। बट लेकिन आजकल डेफिनेशन चेंज हो गया है। तो 15-20 हज़ार करोड़ की कंपनीज का मार्केट कैप है, उसे भी हम स्मॉल कैप कहते हैं। हाँ। तो ये स्मॉल कैप परहैप्स वो स्मॉल कैप नहीं है जो हमारे दिमाग में है। तो स्मॉल कैप वैल्यूएशंस बढ़ गए हैं। इंडिया इज अ ग्रोथ स्टोरी, तो इंडिया का वैल्यूएशन हमेशा ही ऊपर रहेगा, ये हमें मान लेना चाहिए। तो वैल्यूएशन इज नॉट द ओनली रीजन व्हाई द मार्केट शुड कम डाउन। मार्केट्स कैन रिमेन इररेशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। तो हो सकता है नेक्स्ट 6 महीने तक मार्केट इसी दौर पे आगे चलता जाए जी। बट एट द सेम टाइम मेरा ये मानना है कि आप अपना इन्वेस्टर का एलोकेशन देखना चाहिए। आपने अगर डिसाइड किया कि 10% ऑफ माई पोर्टफोलियो विल बी इन स्मॉल कैप फंड्स, वो बढ़ के 20% हो गया है, तो आप 10% काट दीजिए जी। आप अगर आपके पास 0 स्मॉल कैप है, आपको 10% करना है, तो आप 10% डाल दीजिए जी। आपको ये जानना है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट की अवधि है वो 5 से 10 साल रहेगी जी। तो शॉर्ट टर्म में अगर कोई अड़चन भी आती है, एक्सीडेंट भी होता है, तो आप लॉन्ग टर्म में उसको आप पार कर लेंगे जी। तो आपको लॉन्ग टर्म का सोचना चाहिए, आपको एलोकेशन के बारे में सोचना चाहिए जी। और डिसिप्लिन तरीके से काम करना चाहिए जी। थोड़ा मैं इलेबरेट करना चाहूँगा जो सर ने कहा, एसेट एलोकेशन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर जो हमने
डिज़ाइन किया है पोर्टफोलियो, उससे अगर परसेंटेज वेटेज बहुत ज़्यादा अप डाउन हो जाता है तो दैट इज़ द टाइम कि हमें पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग करना चाहिए। वो हमें अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है, कई बार हमें अनवारंटेड रिस्क से बचा भी सकता है। तो आई थिंक पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो रीबैलेंसिंग करते रहना चाहिए। एब्सोल्यूट। अभी की बात करते हैं सर, म्यूचुअल फंड में 15,000 करोड़ की एसआईपी की अमाउंट क्रॉस हो गई है और रफली 40 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो गई है, शायद उससे भी ज़्यादा। उससे भी ज़्यादा होगी। आने वाले 5 साल में सर आप क्या विजन कर रहे हैं? देखिए, अभी भी जो पेनिट्रेशन है म्यूचुअल फंड्स का, वो अभी भी 4 से 5% है इंडियन पॉपुलेशन। जी वो आराम से नेक्स्ट 10 साल में 10% हो सकता है। जी तो अभी 45 लाख करोड़ है, ये हो सकता है कि यहाँ से डबल भी हो जाए नेक्स्ट 5 साल में। जी और जिस तरह से मार्केट बढ़ रहा है, जिस तरह से अवेयरनेस बढ़ रही है, जिस तरह हाँ से एजुकेशन बढ़ रहा है और जिस तरह से लोग इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, हाँ आई वोंट बी सरप्राइज कि ये मार्केट इट ग्रोज फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। राइट तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में कोई भी अड़चन है और ये मार्केट मेरे ख्याल से हमें सरप्राइज करेगा ऑन द अपसाइड राइट इन द नेक्स्ट 5 years। जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसआईपी काफ़ी लोगों ने अडेप्ट किया हुआ है। आपके कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी लर्निंग्स है आपके 15-20 साल की जर्नी में, तो हमारे इन्वेस्टर्स से आप शेयर कर सकते हैं, जी, मैंने ये देखा जिसे है विजडम, पीस ऑफ विजडम कहते हैं। कि विजडम नहीं, मैं ऑब्जर्वेशन कहता हूँ। जी हमारे मार्केट में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी हमेशा से ही इंटैक्ट थी लास्ट 25 साल से। जी हमारे मार्केट में एक सिग्निफिकेंट करेक्शन तभी आया है जब या तो कोई बहुत ग्लोबल एक इकोनॉमिक शॉक हुआ है, जैसे कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या टेक्नोलॉजी मेल्टडाउन, जी या फिर कोविड के कारण जब मार्केट नीचे आया था, हाँ या फिर हमारे इंटरनल मार्केट में कोई पेमेंट क्राइसिस हो गई है, हाँ या कोई बहुत बड़ा सिस्टमैटिक फ्रॉड हो गया है। जी आई डोंट थिंक इंटरनल मार्केट्स में कोई आपको कोई बहुत बड़ा शॉक आएगा। जी और ग्लोबल इकोनॉमी में जो शॉक आ सकते हैं वो दोज रिस्क्स आर देयर, बट मोस्ट पीपल नाउ बिलीव कि वो जो अगर शॉक आएगा तो दैट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाई। एब्सोल्युटली दैट इज द अमाउंट ऑफ कन्विक्शन विच पीपल हैव। लोगों जी को इतना भरोसा है कि अगर कोई बहुत बड़ा कैलेमिटी हो गया और मार्केट नीचे आ गया, हाँ तो मेरे ख्याल से भारत की जो जनता है, हम्म भारत की जो आवाम है, वो वेट कर रही है कि कब वो इन्वेस्ट कर सके लोअर प्राइसेस पे। ट्रू तो ये भारत के लिए आने के लिए बहुत ही अच्छा समय है और हम एक सुनहरे काल से गुजर रहे हैं जी जो जिसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। एब्सोल्युटली सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी सारी बातें बताई, फ्रॉम मैक्रो टू इंडियन इकोनॉमिक्स टू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एंड स्पेसिफिकली डेट एंड इक्विटी, एंड स्पेशल थैंक्स जो आपने लास्ट में विजडम पार्ट बताया। तो अंत में यही है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते रहे और जो समझे हुए सुलझे हुए लोग हैं उनसे गाइडेंस लेते रहे, और पोर्टफोलियो जब जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको रीबैलेंस थोड़ा थोड़ा करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक सो यू मच। थैंक यू थैंक यू। माय प्लेजर।